राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मूथ इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड का कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट। पूरा जो सिलेबस है आपकी पैथोलॉजी का, चाहे वो पैथोलॉजी फर्स्ट हो या पैथोलॉजी सेकंड हो, बीएस नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर हो या बीएस नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर हो, दोनों सिलेबस आपको दोनों का सिलेबस आपको वन शॉट में कराया जा रहा है। और ये क्लास रहेगी आपके रिवीजन क्लास, ठीक है। वन शॉट में कंप्लीट सिलेबस अप्रोक्स 1 घंटे, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। 5-6 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस आपके इसमें कवर किया जाए, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक रहेंगे, बाकी कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक इसमें कवर किया जाए। आपका पूरा रिवीजन इसमें हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो भी इस क्लास को देख लें, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, ठीक है, और याद भी होगा। और अगर कर लिया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं, पैथोलॉजी के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी है, कौन से सिलेबस में है? बीएस नर्सिंग थर्ड सिलेबस का है। थर्ड सिलेबस का पैथोलॉजी फर्स्ट का टॉपिक चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ कि पैथोलॉजी होती क्या है। डेफिनेशन बता दीजिए सर एक बार। बिल्कुल सर बताएंगे, डेफिनेशन क्यों नहीं बताएंगे। तो पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट स्टडी। पैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? डिजीज के बारे में। ओवरऑल अगर हम देखें तो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी वर्ड का मीनिंग देखोगे तो आप आएगा पैथो प्लस लोगस, ठीक है। पैथो प्लस लोगस, लोगस का मतलब आपको पता ही है क्या है? स्टडी। और पैथो का मतलब होता है डिजीज। अब डिजीज, नॉर्मल डिजीज का हम स्टडी नहीं करते हैं। डिजीज किसके कारण हुई है, डिजीज होने पे क्या क्या चेंजेस आए हैं बॉडी में, ठीक है, और बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं डिजीज के, उन सभी की हम स्टडी करते हैं। और अब इस डिजीज को हम कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो भी करेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, सब इसमें हम ओवरऑल हम इसमें देखेंगे। सारी की सारी चीज़ें हम पैथोलॉजी में देखते हैं। डिजीज हो गई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, अब क्या होगा इसका, कैसे हम इसका टेस्ट करें, आगे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें की जो हम स्टडी करते हैं वो होती है पैथोलॉजी। आगे बात समझ में? ठीक है सर, आगे चलते हैं हम। आपके सिलेबस में आता है सेलुलर अडेप्टेशन। क्या आता है? सेलुलर अडेप्टेशंस। सेलुलर अडेप्टेशंस क्या होता है? जैसे कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ है, ठीक है, बाहर कोई भी चेंजेस हुआ है, तो हमारी जो सेल है वो कैसे चेंज कर सकते हैं खुद को, हमारी सेल पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। सेलुलर अडेप्टेशन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है मतलब कि वापस से पहले जैसा हो सकता है। सेलुलर अडेप्टेशन इज रिवर्सिबल फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्स चेंज इन द इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हुए हैं, उस इन्वायरमेंट के चेंज पर हमारी सेल का क्या रिस्पॉन्स रहता है, भाई उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है या फिर उसके फंक्शन कैसे हो जाते हैं, वो आता है सेलुलर अडेप्टेशन में। सेल क्या अडोप्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर इन्वायरमेंट है, कोई भी चेंजेस आए हैं बाहर, तो अगर वो क्या है, माइल्ड है या टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए है, टेम्पररी है और कम मात्रा में है, तो सेल अडेप्ट कर लेगी और सर्वाइव कर सकती है। लेकिन 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 अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस क्या है, सीवियर है और कंटिन्यूस है, लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारी सेल इंजरी हो जाएगी या डेथ हो सकती है सेल की, ठीक है। ये होता है सेलुलर अडेप्टेशन। अब इसके अलग अलग क्या है, अलग अलग टाइप्स है। जैसे फर्स्ट आता है सेलुलर अडेप्टेशंस में एट्रोपी। फर्स्ट आता है क्या, एट्रोपी। अब एट्रोपी क्या होता है? एट्रोपी के अंदर सेल की साइज और सेल के नंबर दोनों क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल इज डिक्रीज, ठीक है। फॉर द एग्जांपल, अब आपने पहले तो पढ़ ही रखा है कैसे होता है, क्यों होता है ये, तो कॉजेज हो गया इसका इमोबाइलाइजेशन। मतलब कि अगर कोई भी सेल्स है वो इमोबाइल है, मतलब कि हिल नहीं रही है बिल्कुल। जैसे फ्रैक्चर होता है, हम प्लास्टर लगाते हैं, कास्ट करते हैं, स्प्लिंट लगाते हैं, तो वहाँ की सेल क्या हो जाएगी, इमोबाइल हो जाएगी, वो हिलेगी नहीं, ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा वहाँ पे, तो वो सेल वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एट्रोपी हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। लॉस ऑफ नर्व सप्लाई, कोई नर्व सप्लाई ना हो तो भी एट्रोपी हो सकती है। इस्चेमिया हो, इस्चेमिया पता है, लैक ऑफ ब्लड, ठीक है, इसे कहते हैं अपन एट्रोपी। नेक्स्ट आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपर मतलब कि ज़्यादा, प्लेजिया मतलब कि नंबर, एक तरीके से देखें तो इंक्रीज इन द सेल नंबर। इसमें सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, साइज पर कोई चेंजेस नहीं आता, साइज जैसी है वैसी ही रहेगी, नंबर चेंजेस होंगे। जैसे ये साइज ये है तो सेल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेल, ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगी। जबकि एट्रोपी में क्या होगा, ये सेल है तो ये सेल हो गई, ठीक है, जैसे 2 सेल है तो 1 सेल हो गई, ऐसे। टाइप्स एंड एग्जांपल देखते हैं। पैथोलॉजिकल टाइप्स में आ गया ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब आप कहोगे सर ब्रेस्ट में हाइपरट्रोफी होना चाहिए क्योंकि उसकी साइज बढ़ती है। नहीं, साइज तो बढ़ती है लेकिन सेल बढ़ते हैं। ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो उनकी संख्या बढ़ती है, उसके कारण ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है। आगे बात समझ में। पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या आएगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, कैंसर वगैरह होता है, पता है आपको।
अब हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी क्या होता है, सेल की साइज बढ़ती है लेकिन नंबर नहीं बढ़ते, कोई भी सेल नंबर नहीं बढ़ते, सेल डिवीजन नहीं होता, केवल साइज बढ़ती है। ओके, फॉर द एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, जिम जाते हो तो बाइसेप ट्राइसेप देखा होगा आपने, फूल जाते हैं, ठीक है, बॉडी बन जाती है आपकी। तो वो होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस हाइपरट्रोफी। पैथोलॉजिकल चेंजेस में आता है हार्ट एनलार्जमेंट, हार्ट एनलार्ज हो जाएगा, हार्ट की साइज बढ़ जाएगी इन द हाइपरटेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया में क्या देखने को मिलता है, तो मेटाप्लेजिया में देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास क्या है स्क्वैमस सेल है तो वो चेंज हो जाएगी कोलुमिनार में, या कोलुमिनार सेल है वो स्क्वैमस में चेंज हो जाएगी, सीलिएटेड है वो किसी में दूसरे में चेंज हो जाएगी। मतलब कि एक सेल दूसरे, जैसे ये सेल है, सपोज दैट ये सेल है, कुछ ऐसे चेंजेस आए तो इस सेल ने क्या है ये कर लिया अपने अंदर, ठीक है, ये सेल है सीलिएटेड, उसने कुछ ऐसा चेंजेस कर लिया, या कुछ भी बना सकते हो आप, ये ऐसे गोल बना लिए, तो सेल चेंज हो चुकी है। क्यों चेंज हुई है, पढ़ते हैं। वन सेल टाइप ऑफ रिप्लेस, एक सेल के टाइप है वो दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। क्यों, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट क्यों करेंगे, ताकि हार्म ना हो हम, ठीक। प्रोटेक्टिव बट कैन लीड कैंसर इफ स्टिमुलेट कंटिन्यूसली। अगर ये इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली हम देते रहे तो वो प्रोटेक्टिव तो है ये मेटाप्लेजिया, लेकिन अगर कंटिन्यू स्टिमुलेट करते रहें वो इन्वायरमेंट तो क्या होगा, कैंसर हो सकता है, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। फॉर द एग्जांपल अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई पेशेंट है, कोई भी पीपुल्स है, पर्सन है, वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो जो सीलेटेड कोलुमिनार सेल्स है लंग्स में, सीलेटेड कोलुमिनार सेल्स है वो स्क्वेमस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेल के टाइप तो आपने पढ़ रखे होंगे टिश्यूज वगैरह के। फिर आता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया डिस्प्लेजिया क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ। सपोज ये आपकी सेल है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, साइज एंड शेप एबनॉर्मल, कभी ऐसी हो गई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कहीं भी बढ़ रही है, चारों तरफ से बढ़ रही है, ठीक है। इम्प्रॉपर अरेंजमेंट, कोई उसका अरेंजमेंट नहीं है, जो कोई उसका अरेंजमेंट नहीं है। कैंसर रिस्क वेरी हाई, इस सेल में कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू में पूरी ऑन्कोजेनेसिस है, मतलब कि कैसे कैंसर होता है, नॉर्मल सेल से कैसे कैंसर सेल बनती है वो देखेंगे हम कार्सिनोमा इन सिटू में। तो ये आप चीज़ें हैं, अडेप्टेशन है, वो याद रखें, आगे काम आएंगे। तो ये डिस्प्लेजिया, इसको प्री कैंसरस चेंजेस भी बोलते हैं, प्री कैंसरस अडेप्टेशन भी बोलते हैं। चेंज इन द सर्विक्स एंड ओरल म्यूकोसा, आगे बात समझ में, आगे चले, यस सर। नेक्स्ट आता है नियोप्लेजिया। अब नियोप्लेजिया हमने तुरंत इसके बाद में इसलिए लगाया है क्योंकि एक तो ये सेल अडेप्टेशन भी है, ठीक है। मेटाप्लेजिया है, मेटाप्लेजिया समझ में आ गया, तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये सेल अडेप्टेशन समझ में आ गया तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब नियोप्लेजिया अपने आप में एक नया टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। तो नियोप्लेजिया क्या होता है सर, नियोप्लेजिया इट इज़ अ न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए जिसके कारण ये सोइल ग्रोथ हुई है उसका हमने ओरिजिनल कोज रिमूव भी कर दिया तो भी इस ग्रोथ होती रहेगी। जैसे अभी हमने देखा था कि इन्वायरमेंट, अभी देखा था ना, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो सेल अडेप्ट हो जाती है, तो अगर वो इन्वायरमेंट भी सही भी हो गया ना तो भी ये ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। अब सर चलो ठीक है, हो रही है, तो आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें यही है आपके कैंसर एक तरीके से देखें तो, ठीक है। द सेल्स, द रिजल्ट ऑफ नियोप्लेजिया इज नियोप्लाज्म। नियोप्लाजिया का रिजल्ट क्या होता है, नियोप्लाज्म होता है, जिसे हम ट्यूमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, सुन रखा होगा ट्यूमर। अब ट्यूमर भी दो टाइप का होता है, ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म बोल दो, ये भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर होता है और मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो बिनाइन ट्यूमर तो बड़ा सीधा साधा होता है, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर बहुत सीधा साधा होता है, लेकिन मेलिग्नेंट है ये थोड़ा चालू होता है। जैसे बिनाइन है नॉन कैंसरस है, इससे कैंसर नहीं होता, कैंसर से नहीं है, लेकिन मेलिग्नेंट क्या है, कैंसरस है, कैंसर है। बिनाइन की ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है, बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे ग्रो करता है, जबकि मेलिग्नेंट बहुत फास्ट ग्रो करता है। ओके, ये लोकलाइज्ड रहता है, मतलब एक जगह पर है तो यहीं पर रहेगा बिनाइन ट्यूमर। जबकि मेलिग्नेंट क्या है, इसको घूमने की बहुत आदत है, यहाँ पे हो रहा है तो चलो वहाँ पे चक्कर लगा के आते हैं, फिर वहाँ पे घूमता है, मतलब चारों तरफ घूमता रहता है, मेटास्टेसिस होता है, फैलता है ये। यूजुअली हार्मलेस, इससे कोई नुकसान नहीं होता हमें बिनाइन से, जबकि मेलिग्नेंट से हमें बहुत नुकसान होता है, हार्मफुल होता है ये। बिनाइन ट्यूमर है, सपोज दैट ये क्या है, एक कैप्सूल में रहता है, ये हो गया ट्यूमर, ठीक है, और ये रहता है ऐसे बाहर कवरिंग रहती है, इसके कैप्सूल प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, जबकि तो ये फैलेगा नहीं, क्यों, कैप्सूल है। जबकि यहाँ पे लिख दो आप एब्सेंट, कैप्सूल एब्सेंट, ठीक है। जबकि मेलिग्नेंट क्या होता है, कैप्सूल एब्सेंट रहता है, ये कैप्सूल है वो नहीं रहता, इसलिए वो घूमता रहता है, इसमें मेटास्टेसिस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम,
लिपोमा, एडिनोमा एंड फाइब्रोनोमा, फाइब्रोमा। जबकि मैलिग्नेंट में आता है कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, ठीक है, ब्लड सेल्स का कैंसर, ठीक है, ये होता है। दोनों में डिफरेंस देख लिया। आगे चलते हैं सर, रूट ऑफ मेटास्टेसिस, मतलब कि रूट क्या है मेटास्टेसिस का, रूट क्या है, कैसे वो स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है कैंसर, वो होता है रूट ऑफ मेटास्टेसिस में। मेटास्टेसिस अ प्रोसेस बाय विच कैंसर सेल स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी साइट टू डिस्टेंस, जहाँ पे वो फैलता है दूर की तरफ, डिस्टेंस ऑर्गन तक, ये होता है मेटास्टेसिस। अब देर आर फोर मेन रूट्स, कौन कौन से? सबसे पहले आता है लिम्फेटिक स्प्रेड, जो कि लिम्फ के थ्रू फैलता है, वो लिम्फेटिक आता है। एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर हो गया। हेमेटोजेनेसिस, हेमेटोजेनस मतलब कि ब्लड वेसल्स के थ्रू फैलता है, ब्लड के थ्रू फैलता है, ब्लड में वेन्स हो गई, ठीक है, वाल्स वगैरह, इनके थ्रू फैलता है, ज़्यादातर वेन के थ्रू फैलता है ये। एग्जाम्पल हो गया लीवर और लंग्स। प्रिफेयर कौन से करते हैं? जो कि रिच ब्लड हो, ज़्यादा ब्लड की अमाउंट्स हो वहाँ पे। एग्जाम्पल हो गया लीवर और लंग्स में, हेमेटोजेनेसिस हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रांसको ट्रांसकोइलोमिक स्प्रेड। इसमें क्या होता है? ये बॉडी की केविटी के थ्रू स्प्रेड, बॉडी केविटी जैसे कि पेरिटोनियल केविटी होगी, प्लूरल केविटी होगी, पेरिकार्डियल केविटी होगी, इनके थ्रू फैलता है, तो वो आता है इसके अंदर ट्रांसकोइलोमिक के अंदर। और एक आता है लास्ट आपके पेरीन्यूरल स्प्रेड। पेरीन्यूरल स्प्रेड क्या होता है? जो कि पेरीन्यूरल नर्व के थ्रू फैलता है, नर्व शीथ के थ्रू फैलता है, जैसे हेड हेड कैंसर, नेक कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, वो सब आता है पेरीन्यूरल में। ओके, एक और इसमें टाइप आता है, कौन सा? एक और टाइप है जैसे कि हम सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कैंसर है उसकी सर्जरी कर रहे हैं, तो सर्जरी के दौरान जो कैंसर सेल हम रिमूव कर रहे थे वो दूसरे सेल्स पर आके चिपक जाए, ठीक है, दूसरे सेल्स पर चिपक जाए तो भी कैंसर, वो भी एक क्या है, कैंसर का रूट है। ओके, तो सर्जरी तरीके से करें। नेक्स्ट आता है कार्सिनोमा इन सिटू, जिसका आप सभी को इंतजार था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, ढंग से याद करें। तो देखो कार्सिनोमा इन सिटू क्या होता है? CIS, कार्सिनोमा इन सिटू एक अर्ली स्टेज है। कार्सिनोमा इन सिटू इज अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर वेयर एबनॉर्मल सेल आर प्रेजेंट ओनली इन द लेयर ऑफ द वेयर इट स्टार्टेड, मतलब कि जहाँ पे कैंसर हुआ है बस वहीं पर प्रेजेंट है, और वेरी अर्ली स्टेज है, पहली स्टेज बोल सकते हैं इसको, या स्टेज नंबर 0 भी बोल सकते हैं। अगर दे हैव नॉट स्प्रेड नियर बाई टिश्यू, जो कार्सिनोमा इन सिटू है ये नियर बाई टिश्यूज में नहीं फैलता है, इट बिकम इन्वेसिव इफ अनट्रीटेड, ये इन्वेसिव हो सकता है अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो, ठीक है। इट इज़ प्राइमरी इन्वेसिव एंड प्री मेलिग्नेंट कैंसर। ओके सर, क्योंकि ये भी मेलिग्नेंट हुआ नहीं है तो प्री लगा देंगे, और इन्वेसिव भी नहीं हुआ तो प्री इन्वेसिव भी लगा देंगे, ठीक है। इट्स नॉट येट इन्वेसिव सो अर्ली डिटेक्शन, अगर ये इन्वेसिव नहीं है अभी तक, अगर हमने इसका जल्दी से डिटेक्शन कर लिया, जल्दी डिटेक्ट कर लिया, तो हम इसे कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अब कैसे फैलता है, कैसे इसकी पूरी प्रोसीजर होती है, ओंकोजेनेसिस या फिर कैंसर जेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है? सबसे पहले कोई भी सेल है, नॉर्मल है, वो नॉर्मल सेल हो गई। अब उसमें क्या होगा? हाइपरप्लेजिया होगा। हाइपरप्लेजिया का मतलब कि उसकी क्या बढ़ेंगे? नंबर बढ़ेंगे सर, बिल्कुल सर, 1 का 2, 2 का 4 हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएंगे। फिर उसमें होगा डिस्प्लेजिया। अब डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया हमने देखा सर, अभी आपने समझाया था, हमको याद है, ठीक है। फिर होगा उसमें कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू कैंसर है, लेकिन वो डिटेक्ट करने पर इलाज हो सकता है, अगर हमने उसका इलाज नहीं किया इन्वेसिव, तो वो फिर क्या हो जाएगा? इन्वेसिव हो जाएगा, कार्सिनोमा इन सिटू से इन्वेसिव कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऐसे होता है पूरा कैंसर, ऐसे स्प्रेड होता है, ऐसे बढ़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, गैंग्रीन। गैंग्रीन इज अ सेल इंजरी। गैंग्रीन एंड नेक्रोसिस बोथ आर द सेल इंजरीज, कंसिडर इन द सेल इंजरी। ओके, गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन बॉडी डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, जिससे हम बोलते हैं स्टेमिया एंड कॉम्बिनेशन या कंबाइंड विद इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन और स्टेमिया दोनों अगर कंबाइन हो तो गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली अफेक्ट द लिम्स, ये यूजुअली लिम्स को अफेक्ट करता है, लेकिन बॉडी में कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर इन द बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। इट्स ऑफन ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्रोसिस क्या होता है सर? बिल्कुल देखेंगे अभी। कॉज ऑफ गैंग्रीन, गैंग्रीन के क्या क्या कारण है? तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, या जिसे बोलते हैं स्टेमिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ इंजरी भी हो सकती है। अब गैंग्रीन है, गैंग्रीन के टाइप्स क्या है सर? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द गैंग्रीन। फर्स्ट वन इज ड्राई गैंग्रीन, जो कि इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, ये किसके कारण होता है? ड्यू टू स्टेमिया के कारण होता है, स्किन ड्राई एंड ब्लैक हो जाती है, ठीक है। डेड टिश्यूज और लिविंग टिश्यूज है, उसमें एक क्लियर बॉर्डर दिखता है, भाई ये डेड टिश्यू है और ये लिविंग टिश्यूज है। एग्जाम्पल होगा डायबिटीज, डायबिटिक फुट एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ेंगे अभी। वेट गैंग्रीन क्या होता है सर? वेट गैंग्रीन में इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है,
और इस्चेमिया भी होता है, दोनों के कारण होता है। इन्फेक्शन एंड इस्चेमिया दोनों के कारण होता है। बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, जल्दी से फैलता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है ये। क्यों? क्योंकि जल्दी से फैलता है, मेटास्टेसिस की तरह काम करता है एक तरीके से ये। टिश्यू मतलब जल्दी से वो क्या होती है, सेल इंजरी हो जाती है, टिश्यू स्वेलन हो जाएंगे, सॉफ्ट पस और बैड स्मेल आएगी वहाँ से। और इसमें कोई लाइन नहीं होती, डेड और लिविंग सेल्स है, लिविंग टिश्यूज है, उसमें कोई भी क्लियर लाइन नहीं रहती है। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर इंजरी। गैस गैंग्रीन क्या होता है? तो गैस गैंग्रीन इन्फेक्शन विद क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है? ये O2 की एब्सेंट में, O2 की एब्सेंस में ग्रो करता है, ठीक है। एनरोबिक होता है, मतलब कि बैक्टीरिया होता है, इसके कारण ये गैस गैंग्रीन होता है। इमरजेंसी कंडीशन होती है, इन्फ्लामेटरी सेल्स होती है, इसमें गैस बबल्स, क्रैकिंग साउंड आते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। मायोनेक्रोसिस, मसल्स वगैरह नेक्रोसिस होता है, मसल टिश्यूज में नेक्रोसिस हो जाता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग गैस इन द टिश्यूज। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो टिश्यूज है, कहीं का भी टिश्यू है वहाँ पे क्या कर देता है, गैस प्रोड्यूस करता है, इसी के कारण गैस बबल्स भी दिखते हैं इसमें। एग्जाम्पल हो गया डीप वुंड इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था सेल इंजरी है, लेकिन आप तो टिश्यूज बोल रहे हो। तो देखो ऐसा है, ये तो है नहीं कि भाई केवल एक ही सेल इंजरी होगी, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल भी तो इंजरी हो सकती है। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज। आगे बात समझते हैं। नेक्रोसिस, व्हाट इज नेक्रोसिस? इट्स आल्सो ए सेल इंजरी इन इट्स अनकंट्रोल्ड डेथ ऑफ द सेल और टिश्यूज। आगे बात समझ आप, ठीक है, सेल भी लिख दिया, टिश्यूज भी लिख दिया कि नेक्रोसिस इन अनकंट्रोल्ड सेल डेथ या टिश्यू डेथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली ड्यू टू इंजरी, इस्चेमिया एंड इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स। इसके कारण जो होती है वो होती है नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस क्या होता है? इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल एंड इरिवर्सिबल। वापस से ऐसा ही नहीं होता। सेल स्वेल, इसमें क्या होता है, जो भी कोशिका है, सेल है, वो स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे और रिलीज होगा देयर कंटेंट्स कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड सराउंडिंग द टिश्यूज, ठीक है। सब्सटेंस वगैरह कंटेंट है वो रिलीज होगा वहाँ से। कॉज ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के क्या कारण है? तो इंजरी या ट्रॉमा हो गया, इस्चेमिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, केमिकल रेडिएशन और इम्यून रिएक्शंस, ये इसके कारण हो सकते हैं। इसके भी वेरियस टाइप है, जैसे कि 7-8 टाइप है इसके। गैंग्रीन भी एक इसका ही टाइप है। जब नेक्रोसिस हो जाता है तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में? कैरियोलाइसिस, मतलब कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का लाइसिस हो जाता है, सेल स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन अराउंड द डेड सेल्स, डेड सेल्स के चारों तरफ इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस वगैरह हो जाती है। आपने पढ़ रखा है इन्फ्लेमेशन, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म हो जाता है, ठीक है। अब इन सब के बारे में हमने पहले बता रखा है, अब रिवीजन चल रहा है। अब देखो, आप अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स के 6 से 7 टाइप्स होते हैं इसके, वो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। गैंग्रीनस वो सब आपने देख रखा है। बात करते हैं एम्बोलिज्म के बारे में। व्हाट इज एम्बोलिज्म? व्हाट इज एम्बोलिज्म? एम्बोलिज्म क्या होता है? एम्बोलिज्म, पहले हम देख लेते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस एक ब्लड क्लॉट बोल सकते हैं जिसको। इट इज डिफाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास और प्लेग फॉर्मेशन द ब्लड, ब्लड के अंदर विद इन अनइंटरप्टेड लिविंग सर्कुलेशंस, ठीक है। कहीं कहाँ कहाँ हो सकता है? एनीवेयर इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फॉर एग्जांपल कार्डियक चैम्बर, वाल्व एंड आर्टरीज, ओके। हुआ क्या है? थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस ये हो गए ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स हो गई, तो यहाँ पर कोई भी सॉलिड या प्लेग बन गया, ये होता है थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब ये क्या होगा, चलो अब आगे देखेंगे। ये थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है। थ्रोम्बोसिस भी 2 टाइप का होता है, आर्टेरियल एंड वीनस। जो आर्टरीज में हो वो तो होता है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, और जो वीनस में हो वो होता है वीनस थ्रोम्बोसिस। एग्जाम्पल हो गया फीमोरल वेन्स, वीनस, और पल्मोनरी आर्टरीज हो गई। ड्यू टू एंडोथीलियल इंजरी, एंडोथीलियल इंजरी के कारण आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होता है, जबकि ड्यू टू वीनस स्टेसिस, वेन्स वगैरह है स्टेटिस हो जाए तो वीनस थ्रोम्बोसिस होता है। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस से इस्चेमिया हो सकता है, इन्फ्लेक्शन हो सकता है वाइटल ऑर्गन में, जो भी बड़े बड़े ऑर्गन में उनमें ये हो सकता है। जबकि इससे क्या हो सकता है? इट लीड्स एम्बोलिज्म, एडिमा एंड अल्सरेशन, ये इससे ही हो सकता है। अब आप पूछ रहे थे सर एम्बोलिज्म क्या होता है? एम्बोलिज्म, अब देख रहे हैं एम्बोलिज्म के बारे में। एम्बोलिज्म क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिटेच्ड, क्या? डिटेच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस मास दैट इज कैरिड इन द सर्कुलेशन इनटू ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन। जहाँ पे वो हुआ है वहाँ से दूसरी साइट पर, डिस्टिंक्ट साइट पर वो सर्कुलेट करता है। कैरी किसको किसको कैरी करता है? देखो समझो, ये हुआ था थ्रोम्बोसिस, ये थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस का क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस
कहाँ से टूटा? तो वो टूटा सर यहाँ से, डिटेच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटेच हो जाएगा वाल से। जो हमारी वाल है ब्लड वेसल्स की, इससे डिटेच हो जाएगा। अटैच था पहले, डिटेच हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। अब सेपरेट हो गया तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो इसको सर्कुलेशन से यहाँ से लेके दूसरी जगह ले जाएगा वो, ठीक है। यहाँ से वो निकल जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, दूसरी जगह ले गया वो, ठीक है, दूसरी जगह ले गया। तो यही क्या होता है? एम्बोलिज्म। यही क्या होता है? एम्बोलिज्म होता है। सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म, हार्ट में लेफ्ट आर्टरी में हो गया, आर्टरीज में एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है सर? ये एन्यूरिज्म होता है, पढ़ रखा है सर हमने, ये हो गया एन्यूरिज्म, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। एंड वेन में पोर्टल वेन्स एंड पोर्टल एओर्टा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने पास ट्रांसुड्यूट एंड एक्सुडेट। ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट क्या होता है? पढ़ रखा है आपने? बिल्कुल सर पढ़ रखा है, आपने पढ़ाया था, हमने पढ़ा था, हम तो बस रिवीजन कर रहे हैं अभी, बिल्कुल। ट्रांसुडेट क्या होता है? ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट आर कॉमनली यूज, एक टर्म है ये दोनों, जिसका मतलब है बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। कोई भी कैविटीज वगैरह है उसमें क्या हो गया? कैविटी हो गई, या फिर कहीं पर भी इन द बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, फ्लूइड भर गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, तो वो होता है ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, पता है प्लूरल कैविटी में होता है। असाइटिस हो गया, कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ट्रांसुडेट और एक्सुडेट को डिफरेंशियल करें, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें या डिफरेंस करें दोनों का, तो ट्रांसुडेट क्या होता है? ड्यू टू क्या होता है ये ट्रांसुडेट? ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ट्रांसुडेट होता है। जबकि एक्सुडेट में क्या होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के कारण होता है ये, ठीक है। इसमें प्रोटीन का अमाउंट क्या होता है? ट्रांसुडेट में प्रोटीन का अमाउंट होता है 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, जबकि एक्सुडेट में प्रोटीन 3 से ज़्यादा होता है, हाई होता है। ये क्लियरली इन कैसा दिखता है? अपीयरेंस कैसा? क्लियर एंड वाटरी होता है, जबकि ये क्लाउडी और थिक होता है। ट्रांसुडेट में फ्यू सेल्स होती है, सेल्स की अमाउंट कम होती है, जबकि एक्सुडेट में ज़्यादा होती है। भाई ई फॉर एक्स्ट्रा, ई फॉर एक्सुडेट, ई फॉर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है तो सेल्स ज़्यादा होगी तो भाई सेल ज़्यादा है तो ये भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। दिखेगा नहीं भाई हमें, क्लाउडी क्लाउडी दिखेगा। यहाँ पे सेल कम है तो क्लियर दिख सकता है हमें। प्रोटीन भी क्या है यहाँ पे? हाई है, तो हाई है तो ज़्यादा है, इसलिए हाई है, उनको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, ऐसे याद रखो। CHF नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसके एग्जाम्पल हो गए ट्रांसुडेट के, और एक्सुडेट के हो गए टीबी और निमोनिया। ओके, इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ने पर सेकंड चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2 में सबसे पहले टॉपिक आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब जैसे आप सबको पता है कि हम पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या कोई भी डिजीज है उसकी सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन या इंट्रो, फिर इटियोलॉजी वगैरह जो भी एमएसएन में चीज़ें हैं वो सब आप देख लोगे। उसके बाद में आपको एक चीज़ जो लगानी है वो है हिस्टोलॉजिकल चेंजेस या पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, ये लगाना है आपको मेन चीज़। ये आता है आपकी पैथोलॉजी में। प्लस आपको नर्सिंग मैनेजमेंट, जो नर्सिंग मैनेजमेंट आता है एमएसएन में, वो नहीं लिखना, ठीक है ना। कहीं आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो तो वो नहीं लिखना। स्टार्ट करते हैं अपन एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। बाकी मैंने क्लासेस में सब बता रखा है, आपको सबको पता है, आपने क्लास ली हुई है कैसे क्या पढ़ना है। बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि इट इज ए क्रोनिक डिजीज। क्या है ये? क्रोनिक डिजीज होती है इन विच फैटी डिपॉजिट प्लेक बिल्ड अप इनसाइड द आर्टरीज एंड नोरिंग द ब्लड वेसल्स। ये हो गई क्या? आर्टरीज या ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या हो जाता है? प्लेग बन जाता है, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है ताकि क्या हो? जो भी ब्लड है वो सप्लाई कम हो, कम होगी तो क्या होगा? कम होगी तो स्ट्रोक होगा और एएमआई हो सकता है, ठीक है। तो रिड्यूस ब्लड फ्लो रिड्यूस होने के कारण लीड हार्ट अटैक, जिसे हम एएमआई बोलते हैं, और स्ट्रोक हम क्या बोलते हैं? सीवीए। ओके, आगे चलते हैं ईटियोलॉजी की तरफ। ईटियोलॉजी क्या होती है इसकी? हाइपरटेंशन। क्यों होता है ये? ऐसा क्यों होता है एथेरोस्क्लेरोसिस? तो हाइपरटेंशन हो गया, स्मोकिंग, डायबिटीज, मलाइटा, ओबेसिटी, जेनेटिक्स एंड एलडीएल। एलडीएल अभी भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन में पूछ लेगा एलडीएल या एचडीएल, तो आप एलडीएल लगा के हो, ठीक है। ग्रोथ फीचर्स की बात करते हैं, मतलब क्या है? चेंजेज आ रहा है, ऐसी चीज़ आ गई है तो क्या चेंजेस आता है ऑर्गन्स पर? तो पहला तो है फैटी स्ट्रिक्स, येलो एंड फ्लैट हो जाएगा। दूसरा रेस्ट वाइट येलो प्लेक्स, जो प्लेग है वो वाइट येलोस वगैरह हो गया। थिक एंड हार्ड हार्ड आर्टरीज, आर्टरीज क्या हो गई? क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में फॉर्म सेल्स प्रेजेंट, नेक्रोटिक्स, लिपिड कोर, ठीक है, इन्फ्लामेटरी सेल्स, ओवर प्लेग, ये हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे क्या क्या हो सकता है? तो एमआई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है। एन्यूरिज्म क्या है? डायलेशन ऑफ द वेसल्स। आगे चलते हैं अपन प्रिवेंशन क्या करें। प्रिवेंशन के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें फैट ना हो
और हो तो भी लो हो। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, स्टॉप स्मोकिंग। मेडिकेशंस में एंटी प्लेटलेट्स देंगे, क्यों? ताकि जो अंदर जो भी प्लेग वगैरह था वो टूट जाए, लाइसिस हो जाए। एंटी प्लेटलेट्स क्या होती है? तो सर एंटी प्लेटलेट्स आपने बताया था फार्मा में, एस्पिरिन की लो डोज, बिल्कुल सही। एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी भी करवा सकते हैं अगर जरूरी हो तो, इफ सीवियर। अदर टीबी के बारे में, टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस है क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। प्राइमरली ये टीबी है वो लंग्स को अफेक्ट करता है। किसे? प्राइमरी टीबी लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन ये इसमें और भी ऑर्गन शामिल हो सकते हैं, जैसे स्पाइन हो, स्पाइनल कॉर्ड, तो या स्पाइनल कॉलम हो तो वो होता है पोर्स स्पाइन कहते हैं उसको। अब जो टीबी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। ये एसिड फास्ट बेसिलस होता है, जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, और स्प्रेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलती है, स्प्रेड होती है एक जगह से दूसरी जगह पे फैलती है। कौन? टीबी। ओके सर, आगे चलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? इसके ट्रांसमिशन की मोड तो पर्सन टू पर्सन वाया कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग एंड टैगिंग, बोलने से भी ये टीबी फैलती है। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा? एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है ग्रोस। ग्रोस का मतलब अपन नॉर्मल देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप मतलब कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। ग्रेनुलोमस हो गया, एपिथेलोइड सेल्स हो गई, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे उसमें। ये नेक्रोसिस के टाइप्स है, ठीक है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद ना हो तो आप इसकी जो सेकंड क्लास है, थर्ड सेमेस्टर की सेकंड क्लास, ये वाला है जो यूनिट चल रही है, इसमें जाके देख ले वो ट्रिक, अगर ये आ जाए याद ना हो तो क्या करें। अब टीबी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो परसिस्टेंट कफ होगा 2 वीक से ज़्यादा का, फीवर स्पेशली इवनिंग में ज़्यादा फीवर होगा, नाइट स्वेट रात में पसीने आएंगे, ठीक है, वेट लॉस होगा, हेमोप्टेसिस मतलब कि कफ के साथ क्या आएगा? ब्लड आएगा, और चेस्ट पेन होगा, सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है। एमआई में भी ऐसा ही होता है, सीवियर चेस्ट पेन। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के हमारे पास होता है एएफपी, एसिड फास्ट बेसिलस टेस्ट करेंगे, स्पुटम टेस्ट करेंगे, सीबी नाट करेंगे, चेस्ट एक्सरे, मेंटॉक्स टेस्ट, ईएसआर इंक्रीज आएगा उसमें, बायोप्सी करेंगे, जिसमें टिश्यू बायोप्सी आपने नाम सुना होगा, लंग्स टिश्यूज वगैरह की बायोप्सी करेंगे। या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो जहाँ पे भी है वहाँ पे हम टिश्यूज की बायोप्सी करेंगे। फिर आता है पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास इज कॉल्ड पेनक्रियाटाइटिस। ये भी दो टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट में क्या होता है? सडन इन्फ्लेमेशन होता है, कहाँ पर? पेनक्रियास पर, यूजुअली रिवर्सिबल होता है, पेन भी माइल्ड और लाइफ थ्रेटनिंग होता है ये। जबकि क्रोनिक में क्या देखने को मिलता है? क्रोनिक पेनक्रियाटिस में देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन लीड्स टू इरिवर्सिबल डैमेज। इसमें इरिवर्सिबल डैमेज होगा, वापस से चेंजेस नहीं होगा। ओके, पैथोजेनिक चेंजेस क्या होगा इसमें? इसमें एक तो एडिमा हो सकता है, एडिमा क्या होता है? बढ़ रखा है ना एमएसए में, यस सर। पेट नेक्रोसिस हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, एकेनाल सेल्स नेक्रोसिस हो जाएगा, न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। अभी हमने समझा रखा है पहले से। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट क्या करें इसमें? ट्रीटमेंट के लिए सर हम एनपीओ कर देंगे पेशेंट को। एनपीओ मतलब कि नथिंग बाय माउथ, हम ओरली उसे कुछ नहीं देंगे ताकि पेनक्रियाज क्या रहे? रेस्ट में रहे, इसलिए आईवी फ्लूइड्स वगैरह हम चढ़ाएंगे उसको, आईवी फ्लूइड से हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। और अगर मेन कोज उसका पता है हमें, मतलब कि गोल स्टोन के कारण अगर उसको पेनक्रियाटाइटिस हुआ है या एल्कोहल के कारण हुआ है, तो उसका हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे उसका, ठीक है। आता है ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमेलाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन या बोन मेरो, इनमें इन्फ्लेमेशन हो तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोमेलाइटिस। यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्यों होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो सीधी सी बात, इन्फेक्शन आ गया तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी या न्यूट्रोफिल्स है वो बढ़ेंगी, इंक्रीज होगी। तो आप माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में लिख दो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीजेज या डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेज या ब्लड काउंट इंक्रीजेज। स्टेफाइलोकोकस ओरिस के कारण होता है ये। क्लिनिकल फीचर्स में आ गया फीवर, चिल्स आ गया, बोन पेन आ गया, टेंडरनेस आ गया, ठीक है, कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा वहाँ पे। स्वेलिंग हो गई, क्या हो गई? स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह हो गई, वो इन्फ्लेमेशन के टाइप्स हो गई है। रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, जहाँ पे प्रॉब्लम से इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, हिल डुल नहीं पाएगा वो। पैथोलॉजिकल चेंजेस में चूंकि यहाँ पे क्या है? इन्फ्लेमेशन है। अब देखो पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या है? चूंकि यहाँ पे क्या है? इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होगा? इन्फ्लेमेशन में सर स्वेलिंग हो जाएगी, रेड हो जाएगा, पस भी आएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मेरो, बोन स्ट्रक्चर हो गया, डेड बोन पीसेस हो गया। अब देखो अगर आपको आवाज़ तेज, स्पीड तेज लग रही हो तो आप स्लो कर ले, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में जाके देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक में क्या देखने को मिलता है? न्यूट्रोफिलिक इन्फेक्शंस, नेक्रोसिस ऑफ बोन, पस फॉर्मेशन और वर्स्कुलर कंजेशंस हो गया। अब आप ये तो क्या है अपने आइडिया से लिखे हो, ठीक है। डायग्नोस अब इतना आपको नॉलेज हो चुकी है कि आप ये खुद कर सकते हो इतना पढ़ने के बाद भी। डायग्नोसिस में क्या आएगा? डायग्नोसिस में एक्सरे कराएंगे वहाँ का,
जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन दिख रहा है वहाँ पे एक्सरे कराएंगे, एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह कराएंगे, अर्ली डिटेक्शन, ब्लड टेस्ट में डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेज आ गई, बोन बायोप्सी हो गई फॉर कल्चर। ये अब बात करते हैं कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। क्या कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का कार्सिनोमा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं हम, पैथो सेकंड पर। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है इसका। तो कार्सिनोमा सर्विक्स क्या होता है? द सर्विक्स इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट कम्युनिकेट्स विद, पहले तो सर्विक्स होता क्या है देखो, सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स, सर्विक्स की दो ओपनिंग हो गई देखो, एक तो ये हो गई, एक हो गई आउटर है, आउटर तो वेजाइना के से कम्युनिकेट करती है, एक्सटर्नल ओरिफिस, और इंडोमेट्रियल ओरिफिस है वो किससे करती है? वो करती है सर, सॉरी, जो एंडोमेट्रियल कैविटी से इंटरनल ओरिफिस कम्युनिकेट करती है। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा, चूंकि इसमें कैंसर है, क्या है, सर्विक्स में कैंसर हो चुका है, तो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग और पेन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में पेन और ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, डिस्कम्फर्ट वाइल यूरिनेट, यूरिनेट के बाद में डिस्कम्फर्ट होगा, पेल्विक पेन, लेग पेन, वेट लॉस और कॉन्स्टेंट फैटिग होगा। ये आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ईटियोलॉजी होता क्यों ऐसा? तो मल्टीपल मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो, इन्फेक्शन विद एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू ये इन्फेक्शन होता है। कॉजेज क्या है इसका? कॉमन कॉज एचपीवी, अर्ली एज सेक्सुअल एक्टिविटीज, इनके कारण ये होता है। ईटियोलॉजी हो गई। बात करते हैं हिस्टोलॉजिकली चेंजेस के बारे में। चेंजेस में क्या क्या हो सकता है? तो द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा, it may be keratinizing or non-keratinizing. Other histologically forms are adenocarcinoma. अभी भाई ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, स्मॉल सेल्स कार्सिनोमा एंड एडिनो स्क्विमस सेल्स कार्सिनोमा, ये याद कर लो आप। अब ग्रोस पैथोलॉजी में क्या है? तो इट प्रेजेंट्स एज अल्सरेटिव, फंगेटिव्स और infiltrating mass that also involve nearby vagina wall. Okay, tumor initiates at transition zone and progress down ectocervix. Okay, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए होता है पेप स्मेयर, जैसे पेप टेस्ट भी बोलते हैं। पेप टेस्ट क्या होता है? द पेप टेस्ट चेक द सर्वाइकल कैंसर। सेल्स स्प्रेड फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स आर एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसमें क्या करते हैं? जो भी सेल्स स्प्रेड हो रही है, मतलब कि कुल मिला के बात यह है, सर्विक्स का हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है अंडर माइक्रोस्कोप। अब इंडिकेशंस कब कब करते हैं? जब एचपीवी से इन्फेक्टेड हो, सर्वाइकल कैंसर होता है ये, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से पढ़ा हमने, और द नॉर्मल रिजल्ट मीन्स देयर आर नो एबनॉर्मल सेल्स। अगर इसका नॉर्मल रिजल्ट आया, मतलब कि वहाँ पे एबनॉर्मल सेल प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है। और अगर वैसे पेप टेस्ट है वो 100% श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि भाई इसका जो बताया गया है वो सही निकले, ठीक है। मेथड क्या करते हैं इसमें? देखो ये पूरा आप देखें, इसमें कुछ नहीं है। स्ट्रिप मतलब पेशेंट को क्या करते हैं, ऐसे लेटा दिया लिथोट्रोम्बोसिस पोजीशन में, ये हमारे पास होता है स्पेकुलम, वेजाइना स्पेकुलम। क्या होता है? स्पेकुलम होता है जिससे वेजाइना को ओपनिंग करते हैं, वेजाइना की ओपनिंग करते हैं, इसको लगाते हैं वेजाइना में, ओपनिंग करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? सैंपल लेते हैं। सेल्स आर जेंटली स्क्रैप्ड, सेल्स सर्विक्स की सेल्स है, वहाँ से अपन स्क्रैप करके सेल्स को निकाल लेते हैं जेंटली, और उसके बाद में उसको स्लाइड पर फिक्स करके एनालाइज करते हैं। ये होता है पेप स्मीयर। एक्टोपिक गेस्टेशंस, एक्टोपिक गेस्टेशंस क्या होता है? नॉर्मली यूट्रस में इम्प्लांट, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक्टोपिक गेस्टेशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन द साइट ऑफ इम्प्लांटेशंस, जहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है साइट क्या है? वुम्ब या यूट्रस में होता है इम्प्लांट, उसका फिटस वगैरह का इम्प्लांट जाइगोट्स का कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है। लेकिन वहाँ पर ना होकर दूसरी जगह पे हो, जैसे कि ट्यूब्स में हो गया, ओवेरियन में हो गया, एब्डोमेन कैविटी में हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं अपन एक्टोपिक गेस्टेशन, ठीक है। सपोज कीजिए क्या है कि जैसे ये वेजाइन हो गया, ठीक है, नॉर्मली बता रहा हूँ ऐसे ही, ये जैसे रफली डायग्राम है, यहाँ पे वेजाइन हो गया। अब होता क्या है? यहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन यूट्रस में, लेकिन यहाँ पे ना होकर दूसरी जगह पे हो, जैसे कि अगर यहाँ पे हो गया, वो क्या होता है? एक्टोपिक गेस्टेशन होता है। ओके, पैथोलॉजी ग्रोस में क्या आएगा? तो फेलोपियन ट्यूब इज डायलेटेड। सपोज अगर फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है, अपन बात कर रहे हैं इसमें केवल फेलोपियन ट्यूब में, अगर वो हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है फेलोपियन ट्यूब्स में, तो क्या क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब इज डायलेटेड और रप्चर्ड। भाई रप्चर्ड होगी तभी तो वो एग है, जो भी फर्टिलाइज्ड एग है वो वहाँ पे नहीं आ पाया,
हेमरेज इन द वॉल्स कंटेन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शंस। माइक्रोस्कोपिक में देखें तो प्रेजेंस ऑफ कोरियोनिक विलाई, एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट, वेरिएबल फिटल पार्ट्स इन द वॉल ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, ये देखने को मिलेगा हमें। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, एमएसएन में पढ़ रखा है हमने, पैथोलॉजी में भी था और एक बार वापस से पढ़ रहे हैं और एक बार वापस से एमएसएन में पढ़ेंगे, मतलब 4 बार पढ़ लिया हमने। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्स में कैंसर हो, ये एक मेलिग्नेंट होता है। ब्रेस्ट सेल्स इज ए मेलिग्नेंट कैंसरस ग्रोथ दैट बिगिन इन द टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट के टिश्यूज में होता है। कैंसर इज अ डिजीज विच, कैंसर की डेफिनेशन आगे भाई अनकंट्रोल्ड सेल ग्रो होती है। ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वुमेन बट कैन ऑल्सो अपीयर इन द मैन, कुछ कुछ मेन में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वुमेन में जो होता है ब्रेस्ट कैंसर। यूएस है, इसमें 1 में से 8 महिला, 8 में से 1 महिला या 1 वुमेन, 1 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्टेड है। ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, ईटियोलॉजी क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, तो एग्जैक्ट कारण तो हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि एज हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स, पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री हो गया, डाइट, इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इन्वेसिव एंड इन सिटू, वही कार्सिनोमा इन सिटू पढ़ा हमने, और इन्वेसिव जो फैलता है, एक जो कि लोकेलाइज रहता है, दूसरा फैलता है, स्प्रेड होता है, इन्वेसिव होता है। अब जो ब्रेस्ट कैंसर है इनके अंदर भी क्या आएगा, ये तो टाइप हो गया कॉमनली, लेकिन इनके अंदर भी क्या आएगा, लोब्यूलर एंड डक्टल। अगर इन सिटू है तो डक्टल, इन सिटू डक्टल सेल इन सिटू, DCIS हो गया, LCIS हो गया, ठीक है, ये ऐसे होता है। मतलब इसके 2 टाइप हो गए, डक्टल और लोब्यूलर, इसके 2 टाइप हो गए, डक्टल एंड लोब्यूलर। ऐसे बात करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लुएंजा ऑफ द मेनिंजियस। मेनिंजियस क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बाहर जो लेयर पाई जाती है, कवर करी की हुई रहती है, वो होता है मेनिंजियस, और उसमें अगर इन्फ्लुएंस होता है वो होता है मेनिंजाइटिस। ये भी 3 टाइप का होता है, एक्यूट पायोजेनिक, एक्यूट पायोजेनिक इन दोनों के कारण होता है, इकोलाई, इन्फ्लुएंजा और निमोकोकस के कारण, निमोकोकाई के कारण। एक्यूट सेप्टिक है वो होता है नेट्रोवायरस, इकोवायरस, जबकि जो क्रोनिक मेनिंजाइटिस है वो होता है ट्यूबरक्यूलोसिस क्रिप्टोवायरस के कारण, क्रिप्टोकोकस के कारण। क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है इसमें, फीवर, हेडेक हो गया, सीवियर हेडेक हो गया, वोमिटिंग, नेक रिजिडिटी, कन्वल्सन्स हो गया, कोमा, स्ट्रप्लर, कर्निंग साइंस, ये किसमें पढ़ेंगे अपन, एमएसएन में देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल में देखा हमने, ठीक है, ये साइंस वगैरह, ये होता है मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस से कैसे पता करें अपन, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो वो करेंगे सर अपन CSF से करेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। नॉर्मली बैक्टीरियल अगर मेनिंजाइटिस है तो जो CSF है वो भी हम देखेंगे, उसमें अपीयरेंस कितना क्लाउडी हो जाएगा, CSF प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, शुगर कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि नॉर्मल क्या होता है अभी देखेंगे, लेकिन अगर ये हो रहा है तो वो मेनिंजाइटिस के हो सकता है, उसके कारण हो सकता है, ठीक है, डायग्नोसिस हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF भी बोलते हैं। CSF होता क्या है, प्रेजेंट इन द सब एरेक्नोइड स्पेस सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्कल एंड द स्पाइनल कॉर्ड इन द स्पाइनल कॉलम। कहाँ पे पाया जाता है ये, ब्रेन हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसके चारों तरफ पाया जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, ये कुछ इस तरह से घूमता रहता है, सराउंडिंग में भरा हुआ होता है, वो होता है CSF। नॉर्मली CSF की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कलरलेस होता है, pH कितनी होती है, 7.28 होती है, 7.28 से 7.32 होती है, और अपीयरेंस कितना होता है, क्लियर होता है। लेकिन अगर क्लियर की जगह क्या हो जाए, क्लाउडी हो जाए, तो वो मेनिंजाइटिस का भी हमने देखा था। इंडिकेशंस मतलब कि कब कब हम CSF को टेस्ट करें, डायग्नोसिस कब कब कर सकते हैं CSF का, तो बैक्टीरियल, वायरल और फंगल मेनिंजाइटिस में अभी देखा हमने, मेलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेट्स में, सबरेक्नोइड हेमरेज में, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, डिसऑर्डर्स विद लोकल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, स्पाइनल कैनाल ब्लॉकेज और इंसेफेलाइटिस, ये अगर बीमारी है तो हम इसको काम में ले सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन के भी क्या है, रूल होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया फिजिकल, सेकेंड माइक्रोस्कोपिक, थर्ड वन इज केमिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट आता है ग्रोस या फिजिकल एग्जामिनेशन पर, तो इसमें अपन pH वगैरह देखते हैं, pH हो गया, कलर हो गया, उन सबसे हम इसको डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, pH है, दूसरा कलर हो गया, कलर में अगर येलो कलर है तो जेंथोक्रोमिया एंड सीवियरली जॉन्डिस, अगर येलो कलर है तो क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस इन द केस ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट्स, ठीक है, या ऑरेंज कलर है तो
ये ब्राउन कलर है तो मेनिंजियल मेटास्टेटिक मेलेनोमा देखने को मिलेगा, मतलब कलर से हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। अपीयरेंस है, अपीयरेंस में क्लियर इसका नॉर्मल अपीयरेंस होता है, लेकिन स्मोकी हो तो स्मॉलर नंबर ऑफ द सेल्स, सेल क्या है कम है, और अगर टर्बिड हो तो नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज्ड। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, अब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी इतनी होती है, लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाए मतलब कि इन्फेक्शन है, भाई डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कब होती है, जब इन्फेक्शन होता है, तो ये इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज इन मेनिंजाइटिस एब्सेस सबड्यूरल एम्फाइमा। ठीक है भाई, हमने पूरा डीपली पहले पढ़ रखा था, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ये ना समझे कि ये सर जल्दी जल्दी करा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है, बस रिवीजन चल रहा है अभी। बायोकेमिकल एग्जामिनेशंस, बायोकेमिकल एग्जामिनेशंस में क्या होता है, प्रोटीन कितना होता है, ये होता है प्रोटीन का अमाउंट, लेकिन 15 से 45 mg पर डेसीलीटर होता है, लेकिन अगर इंक्रीज हो जाए, लेकिन प्रोटीन CSF में इंक्रीज हो जाए तो कौन कौन सी कंडीशन आती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो गई, हेमरेज हो गया, ड्रग टॉक्सिसिटी हो गया, इंक्रीज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, और सिंथेसिस, इंक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस हो गया। उस कंडीशन में प्रोटीन क्या हो जाता है, इससे बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस, अब सीमेन क्या होता है पता है सबको, सीमेन स्पर्म वगैरह, तो उसका हमें एनालिसिस करना है। अब इसका एनालिसिस क्यों करते हैं सर हम, तो इसका एनालिसिस करते हैं इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए। दिस एनालिसिस परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल से समझ गए, समझ गए। तो इंडिकेशंस क्या हो गया, फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेन, सीमेन की क्या क्वालिटी है क्या क्वांटिटी है, सीमेन लिख दिया, स्पर्म लिख दो, ठीक है, एंड मेल इनफर्टिलिटी, इनको डायग्नोसिस करने के लिए हम ये एनालिसिस करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं। एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस में आता है वही फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक, बायोकेमिकल एंड बैक्टीरियल सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस। फर्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशंस। फिजिकल एग्जामिनेशंस में क्या करते हैं हम, कलर्ड एंड अपीयरेंस। सीमेन की कलर क्या होता है, कलर और अपीयरेंस, तो नॉर्मल सीमेन इज ग्रे वाइट, कलर कौन सा होता है, ग्रे वाइट कलर का होता है। वॉल्यूम कितनी होती है, नॉर्मल वॉल्यूम होती है इतनी, 2 से 5 ml नॉर्मल वॉल्यूम होती है। नो सीमेन, अगर टर्मिनोलॉजी है एस्पर्मिया, एस्पर्मिया मतलब कि सीमेन नहीं है तो उसे एस्पर्मिया बोलेंगे। पीएच कितनी होती है इसकी, सीमेन की पीएच होती है 7.2 टू 7.8 होती है। अगर डिक्रीज्ड वॉल्यूम सीन इन, इफ डिक्रीज्ड वॉल्यूम सीन इन रिड्यूस सिक्रेशन फ्रॉम, हाँ अगर वॉल्यूम क्या आ रही है, कम आ रही है, जो भी हमने नॉर्मल बताया, अगर उससे कम आ रही है तो क्यों आ रही है वो, सेमिनरी वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लॉकेज हो गई है, ब्लॉकेज ऑफ इजैक्युलेटरी डक्ट, इसके कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर ज़्यादा आ रहा है सीमेन, वॉल्यूम है वो इंक्रीज है, तो हाइपर स्पर्मिया कंडीशन है, पीएच कम है, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन इजैक्युलेटरी डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन इन इजैक्युलेटरी डक्ट में क्या आ गया, ब्लॉकेज हो गया, तो पीएच कम देखने को मिलेगी। और एब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। अब सेमिनल वेसिकल्स के क्या काम होते हैं, क्या होते हैं, उनको हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि एना फिजियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। अगर पीएच ज़्यादा आ रही है 7 से, तो एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इन्फेक्शन होगा वहाँ पर प्रोस्टेट में, सेमिनल वेसिकल्स में। और अगर कम आ रही है, 7 से कम आ रही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और इजैक्युलेटरी डक्ट में। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें हम, तो मोटिलिटी में नॉर्मली 50% या उससे ज़्यादा मोटाइल होते हैं, ठीक है, जो स्पर्म है 50% से ज़्यादा या 50% क्या है, मोटाइल होते हैं, लेकिन ठीक है। और स्पर्म काउंट कितना होता है, इतना होता है पर ml, 40 से 300 मिलियन पर ml होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2.5 ml निकलता है एक बार में, ठीक है, तो 1 ml में इतना है, तो कितना होगा, बहुत अच्छे से आती है आपको मैथ। अगर 20 मिलियन पर ml से क्या है, कम आ रहा है, तो उसे बोलेंगे अपन ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म काउंट कितना है, ये आ रहा है, तो उसे बोलेंगे स्पर्म ओलिगोस्पर्मिया। और अगर एब्सेंस है, स्पर्म एब्सेंस है, तो होगा एजोस्पर्मिया। और अगर सीमेन एब्सेंस है, तो वो क्या होगा, अगर सीमेन एब्सेंस है तो वो क्या होगा, एस्पर्मिया, ठीक है, एजोस्पर्मिया और एस्पर्मिया। फिर आता है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट में क्या देखते हैं अपन, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हो गया एक तरीके से, या केमिकली हो गया, जैसे फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज फ्रक्टोलाइसिस, फ्रक्टोलाइसिस मतलब फ्रक्टोज क्या हो गया, कम हो गया। फ्रक्टोज इज द मेन शुगर ऑफ प्रेजेंट इन सीमेन, सीमेन में फ्रक्टोज पाया जाता है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ सीमेन इज असेस्ड बाय मेजरिंग ऑफ द रेट ऑफ यूटिलाइजिंग फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से ही हम उसकी क्वालिटी पता लगा सकते हैं, सीमेन की क्वालिटी का पता हम किससे, फ्रक्टोज से लगाते हैं। जिंक की बात करते हैं, जिंक नॉर्मल अमाउंट में जिंक सीमेन में इतना होता है 14 mg% में। हाइलो हाइलो हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स टेस्ट हो गया, ठीक है, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, एसिड फॉस्फेट टेस्ट हो गया, सिट्रिक एसिड टेस्ट हो गया, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट आता है ईएसआर के बारे में। ईएसआर क्या होता है सर, ईएसआर का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट्स
इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब कि इरिथ्रोसाइट कितने देर में नीचे बैठी, ठीक है, वो होता है इरिथ्रोसाइट, ESR। इट्स ए ब्लड टेस्ट यूज टू डिटेक्ट इन्फ्लामेशन इन द बॉडी बाय मेजरिंग हाउ क्विकली रेड ब्लड सेल्स सेटल इन द टेस्ट ट्यूब में कितने टाइम में वो नीचे बैठ रही है, और ये इन्फ्लामेशन वगैरह डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ये देखो, ये रेड ब्लड सेल्स है, वो यहाँ से कितने टाइम पे नीचे आई। नेक्स्ट आता है क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम मतलब कि ब्लड क्लोट कितने टाइम में हो रहा है। इट इज़ द टाइम टेकन फॉर फ्रेशली ड्राउन ऑफ द ब्लड क्लोट, कितने टाइम में ब्लड क्लोट हो रहा है, ब्लड निकला, अब कितने टाइम में वो क्लोट हो रहा है। इट मेजर एंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे, हमने देखा था फिजियोलॉजी में, एंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे बनाया था दो, इधर एंट्रेंसिक लिखा था, इधर एक्सट्रेंसिक लिखा था। इट इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव टेस्ट। नॉर्मल टाइम कितना होता है, ये याद रखना है, वो क्लोटिंग टाइम में केवल ये याद रखना है, और एक डेफिनेशन याद करनी है। 10 से 20 मिनट होता है इसका क्लोटिंग टाइम ब्लड का नॉर्मली। अब ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, सॉरी चलो छोड़ो इसको। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है सर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, अभी देखेंगे ब्लीडिंग टाइम भी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, इट इज टेस्ट दैट मेजर द क्लोटिंग टाइम ऑफ प्लाज्मा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब होता है प्लाज्मा का क्लोटिंग टाइम कितना है, प्लाज्मा कितने टाइम पे क्लोट हो रहा है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड है, ब्लड को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, एक तो प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स, ठीक है। 55% होता है प्लाज्मा बॉडी में, ब्लड के अंदर, सॉरी। द पेशेंट इज ब्रॉड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर मेनी टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर हम इससे टेस्ट से पता लगा सकते हैं। नॉर्मल 11 से 13.5 सेकेंड्स इसका नॉर्मल रेंज होती है प्रोथ्रोम्बिन टाइम की, याद रखें, ठीक है। बात करते हैं किसकी, ब्लीडिंग टाइम, और रह रहा था आपके। ब्लीडिंग टाइम क्या है, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम इज अ मेडिकल टेस्ट दैट मेजर हाउ फास्ट ब्लड वेसल्स इन द स्किन स्टॉप ब्लीडिंग, कितने टाइम में ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है, स्किन से कितने टाइम में ब्लड स्टॉप हो रहा है, वो होता है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम इज अ मेडिकल टेस्ट डन ऑन समवन असेस देयर प्लेटलेट्स फंक्शन, उसके प्लेटलेट्स फंक्शन के डायग्नोस करने के लिए, पता करने के लिए हम ब्लीडिंग टाइम को करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम ही क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना। कैसे रोकना, क्लोट करके, वो होता है ब्लीडिंग टाइम। ओके, तो इसी के साथ आपका ये सेशन या लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, वन शॉट वाला, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं। ऑलमोस्ट आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू, राधे।